आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की बात करूंगा। जो इस वक्त की ताजा अपडेट है वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा और जो एक सही और मुनासिब तज्जिया है वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आज जो हिंदुस्तान के लिए काबिले फख्र बात है वो ये कि जो मेडिकल एड देनी थी ईरान को, आज वो वहां पे पहुंच गई है और इससे एक माहौल में अलग तरह की तब्दीली नजर आ रही है। जी हां, ये हिंदुस्तान की तरफ से जो इमदाद गई है वहां पे दवा की शक्ल में, अद्वियात की शक्ल में, क्योंकि वहां इसकी शदीद जरूरत थी और वो हिंदुस्तान ने पहुंचा दी है। तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम, और इससे ये बात साबित होती है जो बात हम लोग तमाम डिबेट्स में, अपने प्रोग्रामों में और बार बार दोहरा रहे थे कि हमारे ईरान के जो रिश्ते हैं वो बड़े कदीम हैं, बड़े गहरे हैं और उसे कमजोर न किया जाए, उसे किसी दूसरे से उसका मुआवजा न किया जाए। और वही हुआ कि आप देखिए कि ये रिलेशन, बहरहाल चीजें दुरुस्त हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। और आज मैं आपको बता दूं कि मेरे यहां भी गैस का सिलेंडर जो हमने बुक किया था 8 मार्च को, तो देर से ही सही लेकिन खुद से ही आज वो मेरे घर पे आ गया। तो बहरहाल जो भी है, अब उसको अलग अलग तरह से देखिए चलाया जा रहा है, मैं उसका कायल नहीं हूं। ये कहा जा रहा है कि साहब ईरान ने ये कहा कि हम आवाम के लिए कर रहे हैं और हुकूमत से नहीं। ये इस तरह की बातें, मैं कम से कम इस चीज का कायल नहीं हूं। सबकी अपनी पॉलिसी होती है, अपना नजरिया होता है और हम लोग जो दबाव सरकार पे बना रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कि हम हुकूमत की, अपनी हुकूमत के खिलाफ, बल्कि इसलिए कि हुकूमत को बताना चाहते थे, उनको याद दिलाना चाहते थे कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या रही है, ईरान से हमारे कैसे मरासिम है और ईरान से दोस्ती बरकरार रखने में हमें किस किस्म के फायदे होंगे। आज आप देखिए चाबहार को जिस तरह से बर्बाद किया गया है, उससे किसका नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा आप देखिए, और कितना पैसा हिंदुस्तान का लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका को इसकी परवाह नहीं। क्यों परवाह होगी? और अमेरिका तो खेल खेलता है, पाकिस्तान को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अफगानिस्तान में हमले करा रहा है, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करना चाहता है। लेकिन आप क्या समझती हैं महज अफगानिस्तान तक मामला रहेगा? ये जनरल मुनीर जो है, इसको, जिसके बारे में हमने बार बार कहा कि ये तलवे चाटने का आदी हो गया है अमेरिका, क्या अमेरिका जाए? आप बताइए, 1 महीने में 2 दावतें, 3 दावतें, भाई क्या ऐसा है इसमें कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार इसको व्हाइट हाउस इनवाइट कर लेते हैं? है क्या ये? देखिए जरा, इसके बारे में सोचिए आप। जब तक आप, तो मेरा मौजू कोई पाकिस्तान फिलहाल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इससे बड़ा मसला ईरान और अमेरिका का है। क्योंकि सबसे बड़ा जो दादा है, जो गुंडा है, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाना चाहता है, वो अमेरिका है। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जो भक्त बड़े डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे और जिस तरह से यहां नेतन्याहू की पूजा कर रहे थे, समझ में आ गया। आरएसएस पे बैन लगा दिया गया, आरएसएस पे बैन अमेरिका ने लगा दिया, ये कहते हुए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप बात मान लोगे? भाई अगर इजराइल फादर है तो अमेरिका दादा हुआ उस हिसाब से। जाहिर सी बात है, क्योंकि सब ये कहते हैं, जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं, कि ये जो है
अमेरिका की औलाद है इजराइल, और वो कुछ लोगों के लिए फादरलैंड है, फादर है। तो अमेरिका क्या हुआ? दादा मैं ऐसी बात करता नहीं हूं, लेकिन आज जब आरएसएस पे बैन लगा तो सबकी बोलती बंद है। अब कहिए नेतन्याहू से कि डोनाल्ड ट्रंप से कहें कि ये क्यों आरएसएस पे बैन लगाया, वहां क्यों इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ कहे ना। तो इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूं, लेकिन चूंकि इश्यूज बहुत बड़े, मसले बहुत बड़े, ईरान पे बड़े हमले किए आज फिर अमेरिकन, लेकिन ईरान ने भी किया, बहुत बड़े हमले किए ईरान ने। और जो तिल अवीव से तस्वीरें आ रही, वैसी पूरी तो नहीं आ रही, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी है। भूसा बन रहा है इजराइल, तिल अवीव जो है चकनाचूर हो रहा है, और तिल अवीव में कितनी मौतें हो रही हैं इसकी सही जानकारी अभी इजराइल नहीं दे रहे। लेकिन हालात जो है, कल मैंने आपको दिखाया था मेट्रो, आज सड़कों पे, आज कई घरों पे इस तरह से अटैक ईरान कर रहा है। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। ईरान को जो नए सलामती काउंसिल के जो नए चीफ मिले, सईद जलाली, जिन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है, उनकी एक टांग, उनका एक पैर शहीद हो गया था और वो बच गए थे शहीद होते होते, तो उन्हें लोग जिंदा शहीद कहते। मैंने स्टोरी की है इन पे पूरी, आप एमएमसी न्यूज इंडिया पे जा करके इनके बारे में पूरा देख लीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप जो है काफी इनका तजर्बा है, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन 2013 में लड़ चुके हैं, काफी तजुर्बा है। और सबसे ज्यादा ये कि ये बहुत ही ये इनकलाब इस्लामी ईरान के कट्टर हामियों में से एक है, और आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के तरबियत याफ्ता हैं। अमेरिका इनको सबसे ज्यादा कदामत परस्त बताता है, और वो अब उन्हें रात में जिम्मेदारी मिली है, रात में जिम्मेदारी मिली, और जिम्मेदारी मिलते ही ताबड़तोड़ हमले इजराइल पे हुए हैं। और अब सैयद अब्बास राक्शी ने बहुत साफ साफ कह दिया, बहुत दो टूक लहजे में कह दिया कि हम बदला लेंगे। आईआरजीसी ने भी आज कह दिया है कि हम एक एक शहीद का इजराइल से बदला लेंगे। दोस्तों एक बात और मैं बता, आज एक और खबर फिर चली, जिस तरह से अली लारीजानी को निशाना बनाया गया, इजराइल ने निशाना बनाया। लोग कह रहे हैं, तजिया निगार कह रहे हैं कि दरअसल ये नेतन्याहू को जो मारा गया है उसका बदला लिया गया। यानी फिर से एक बार ये खबर जो है वो गर्म हो गई है कि जिस तरह से बार बार इजराइल सफाई पेश कर रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है, उससे शक पैदा हो गया, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे नेतन्याहू वाकई जिंदा नहीं है। 4 एआई से वीडियोस जारी किए, फिर मीटिंग का वीडियो आया, फिर तस्वीर आई। ये बार बार जिस तरह से ये इजराइल कर रहा है, ये क्यों? क्या है इसके पीछे दलील? क्या इसके पीछे है राज? और कहां है सुखन सास? क्यों नहीं करते हैं परवास? ऐसा लगता है कि जिंदगी हो गई इनकी दराज। जी हां, ये नहीं रहे सुखन सास, जिंदगी इनकी हो गई दराज। और लेकिन जब तक क्लियर न हो जाए, जब तक वादे न हो जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी जो मुझे लगा कि आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि किस तरह की खबरें चल रही। लेकिन ये जो सईद जलीली आए, ये वाकई बहुत जलाल वाले, बहुत ही खतरनाक बताए जाते हैं। और अब दुश्मन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और इन्होंने आते ही कहा
कि अभी तो ये शुरुआत, अभी हमने मिसाइलें वो निकाली नहीं। अब लोग कहेंगे कब निकालोगे, जब ईरान खत्म हो जाएगा। ईरान इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। जो लोग ईरान को जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि ईरान 89-90 में 8 साल इराक से लड़ा था, और जब इराक से जंग थी तब भी अमेरिका साथ था, तब भी अमेरिका मुकाबले में था। और 8 साल, जबकि इंकलाब के महज 10 साल हुए, उस वक्त ईरान 8 साल लड़ा था। इसके साथ ही आप देखिए जून 2012, अगर हम बात करें जून 2025, तो 12 दिन की जो अचानक जंग थोपी गई थी, उसमें भी मुंहतोड़ जवाब ईरान ने दिया था। और जनरल जीडी बख्शी का बयान कि साहब ईरान इनको नहीं छोड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए कि अमेरिका के अंदर बगावत शुरू हो गई। जो फौज के बड़े बड़े अफसरान हैं, वो अब ललकार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, उनके मुंह पर मुखालफत कर रहे हैं। और आज मैं एक जनरल लेडी को देख रहा, लेडी है वो जनरल, उसने तो ट्रंप को कुत्ता कह दिया। जी हां, ट्रंप को, ये वीडियो चल रहा है, और मुंह पे, और उसे पकड़ के ले गया। वहां की फोर्स उसे वहां से दूर लेकर के गई, लेकिन मुंह पे कह दी। सोशल मीडिया पे चल रही थी। ये सूरत हाल है। मिड टर्म चुनाव होना है, और मिड टर्म चुनाव में क्या हश्र होगा, अब उससे साफ जाहिर हो गया। दूसरी चीज ये कि इजराइल की जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इजराइल के, वो इंतहाई खतरनाक है। देखिए इजराइल कितना बड़ा है और ईरान कितना बड़ा, और ईरान के पास 2-2.5-3 लाख मिसाइलें मौजूद हैं। ड्रोन तो मारते जाएंगे, बनाते जाएंगे, एडवांस में ड्रोन भी इनके पास। मैं आपको बता दूं, तकरीबन जो बताया गया है 1 लाख के करीब ड्रोन्स। इसके साथ साथ हिजबुल्ला, वो भी, उसके यहां भी सप्लाई चालू है, क्योंकि जिस तरह से वो रॉकेट से, मिसाइल से, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सप्लाई लाइन जारी। और आइए, अंसारुल्लाह हौती जो यमन में है, वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई, पूरी तैयारी के साथ। और जैसे ही ईरान इशारा करेगा या अंसारुल्लाह हौती को लगेगा कि अब वक्त आ गया, वैसे ही वो भी इस बात का आगाज कर देगी, हमला कर देगी। ये आप देखिए। इसके अलावा और मैं आपको जो इराक में अब्दुल शाबी के अलावा कताए हिजबुल्ला, जिसके 30,000 लड़ाके जो कफन पहन के बैठे हुए, कफन पहन के बैठे हुए, ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूं सर, सारी अपडेट्स आपको दे रहा हूं। ऐसे में ये कैसे लड़ेंगे? फिर एक वीडियो, उसकी भी स्टोरी मैंने चलाई है, आप जरूर एमएमसी न्यूज इंडिया पे जा करके वो मेरी पूरी स्टोरी जरूर देखिए। मैं ये आपसे गुजारिश भी कर रहा हूं, ये मेरी आपसे अपील भी है कि जरूर एक बार उसको देखिएगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक मां जिसके बेटे का जनाजा सामने पड़ा हुआ है, ईरान के झंडे में लिपटा हुआ है, लेकिन मां रो नहीं रही। मां चेहरे को देखती है अपने बेटे के और करे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बताइए, ऐसी कौम को कौन शिकस्त देगा? ऐसी कौम को कौन हराएगा? लाखों लाख लोग अब भी सड़कों पे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी शख्सियतें ही बाहर क्यों घूम रहे हैं? एक साहब ने तो लिख दिया, बेटी से मिलने क्यों गए? अरे भाई, बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी इयादत के लिए गए। ये तो उनके लिए लगता है
कि जंग हो गई तो सब घुस जाओ बिल के अंदर। लेकिन ईरान तो 79 के बाद से अब तक हालात जंग में, वो हर वक्त हालत जंग में है। तो कब तक बंकर में घुसे रहेंगे? कब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे? कब तक मुकाबला नहीं करेंगे? जो लोग ईरान गए हैं वो जाकर के देखे गंजे शहीदा में, वहां पे जहां आपको जगह जगह, और मैं तो ईरान गया, हर चौराहे पे शहीद की तस्वीर लगी हुई, हर दीवार पे शहीद की तस्वीर लगी हुई है। तो यहां पे आप देखिए मुमताज भाई, जब टारगेट किलिंग नहीं होती थी, हमेशा हुई है। कौन कह रहा है? ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। और छिप करके बैठने से, बंकर में बैठने से क्या होगा? क्या होगा बंकर में बैठने से? कुछ हासिल नहीं। लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा, और उसके लिए ईरान तैयार है कुर्बानी देने के लिए। कुछ लोगों ने तो इमाम हुसैन के बारे में भी कह दिया कि साहब इमाम हुसैन को मदीने से नहीं जाना चाहिए था, क्यों चले गए करबला? वो कूफे से लेटर आए, खुतूत आए तो चले गए। जी नहीं, आपको पता नहीं है मदीने के क्या हालात थे। और बात शहादत इमाम हुसैन, मदीने को 3 दिन तक लूटा गया, 3 दिन तक, और वहां की औरतों को 3 दिन तक मुबाह करार दिया गया, जिनमें सहाबा की भी औरतें थी। 700 सहाबा कराम का कत्ल किया गया मदीने में। यजीद ने कत्ल करवाया, जाकर के पता लगाइए। तो क्या जो लोग मदीने से नहीं गए थे वो बच गए? क्या उनकी औरतें बच गई? फिर और आइए, मैं आपको दोनों से जोड़ रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं कि देखिए, इमाम हुसैन मदीने से सीधे करबला नहीं पहुंचे, बल्कि वो हज करने के लिए गए, मक्का मुकर्रमा गए। लेकिन इमाम हुसैन को जब पता चला कि यहां भी उनके दुश्मन हैं और यहां खून खराबा हो सकता है, यहां उनका कत्ल किया जा सकता है, तो इमाम हुसैन ने, बताइए, अभी तो करबला नहीं आई थी, अभी तो कूफा नहीं आया था, है? तो ये खाना काबा में कौन इमाम हुसैन को कत्ल कराना चाहता था? और इमाम हुसैन ने उसके बाद आपने हज को उम्रे में तब्दील किया, और वहां से फिर वो चले गए कि यहां कत्ल गारत करी ना हो। ये आप देखिए, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये सच्चाई। तो इसलिए ये फिक्रमंदी अच्छी है हमारे साथियों, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं। हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब जुड़ गए, लेकिन जब जंग सामने खड़ी हो, जब इस बात का इम्कान हो कि हमारे लोगों को टारगेट बनाया जा सकता है, तो फिर छुपने का वक्त नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि वो लोग समझदार नहीं है, फिलॉसफर है वो लोग, जागरूक है, बेदार है। और वो हालत जंग में आज से नहीं, जैसे कि मैंने कहा, पिछले 47 साल से हालत जंग में। तो क्या उन्हें नहीं पता? क्या धूप में बाल उनके सफेद हुए हैं? वो नहीं जानते? उन्हें भी पता है, उन्हें भी पता है, लेकिन वो तकाजे को समझते हैं कि इस वक्त क्या तकाजा, और उस हिसाब से वो फैसले ले रहे हैं। बहरहाल